नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः एचडी विद डॉक्टर राज के वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय कितने भाग थे? 22 भाग था। भारतीय संविधान में कितने? 22 भाग थे। और अनुच्छेद कितने थे उस समय? अनुच्छेद 395। कितने? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। और अनुसूचियां थी कितनी? कुल अनुसूचियां कितनी थी? 8। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में ये हो गए कितने? वर्तमान में 22 भाग हो गया। कितने? 22 भाग से बढ़ करके ये 25 भाग हो गया। कितना? 25 भाग। भारतीय संविधान जो है, अनुच्छेदों की संख्या ये बढ़ करके कितनी? 470 हो गई। कितनी? लगभग 470 के आसपास में हो गई। और फिर ये अनुसूचियां भी बढ़ी। क्या हुआ? इसमें संशोधन हुए समय समय पर। इस कारण से ये संविधान जो 395 था, 22 भाग था, 8 अनुसूचियां थी, उनमें क्या है कि इनकी संख्या बढ़ गई। तो भाग अपना 25 हो गया। अनुच्छेद जो है, क्या कहते हैं, 395 से 470 हो गया। और अनुसूचियां जो है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कितनी हो गई? 8 से 12 हो गई। तो ये अपना संविधान है पूरा। ठीक है, ये संविधान इतना बना हुआ है अपना। ठीक है, इस संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हो गया, 470 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। अब इन्हीं 12 अनुसूचियों को एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम लोग पहली अनुसूची पढ़ें, ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? जो भारत के राज्य है। क्या है? भारत के राज्य। ठीक है, राज्य व केंद्र शासित राज्य। जैसा कि हम लोग केंद्र शासित राज्य, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य और केंद्र शासित भारत के में जो भारत बहुत बड़ा है और उस पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनको राज्यों में बांटा गया। और कुछ क्षेत्र केंद्र द्वारा शासित किए जाते हैं, जहाँ का उनका प्रमुख उपराज्यपाल होता है। दिल्ली को छोड़ करके वहां पे विधानसभाएं और कहीं पे विधानसभाएं नहीं है, तो उन पे चर्चा करते हैं। जैसा कि जानते हैं, कितने राज्य हैं वर्तमान में? भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य। और केंद्र शासित कितने राज्य हैं? कुल तो 36 है। ठीक है, कुल 36 है। 28 इसमें क्या है? राज्य है, जैसे अपना पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा आदि। ठीक है, फिर वैसे केंद्र शासित में जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ऐसे इनकी संख्या कितनी है? 8 है। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 36 है। तो इनमें क्या है? इन राज्यों में शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ पे इनके क्षेत्र और क्षेत्राधिकार, इन राज्यों के क्षेत्र और क्षेत्राधिकार के विषय में चर्चा किया गया है। ये जो राज्य हैं, इनका क्षेत्र क्या है? ठीक है, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र व क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्षेत्र अधिकार क्या होगा, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा मोटा मोटा ही बताएंगे, बहुत डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन अनुसूचियों में हम लोग थोड़े थोड़े ही डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए, ठीक है, उपयोगी होंगे, उनकी उतना ही हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? ये प्रथम में है कि भारत के जो राज्य एवं केंद्र शासित राज्य हैं, उनके क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, ये तो हम जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिए वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, इनके विषय में बताया। अच्छा, दूसरी अनुच्छेद, अगर हम अनुसूची की बात करें, प्रथम तो हो गई, अब दूसरी अनुसूची की यदि हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रावधान क्या? अनुसूची 2 में है क्या प्रावधान है? इसमें वेतन भत्तों का किया गया है।
वेतन भत्ता किसका, ठीक है, अनुसूची 2 में जो जो प्रमुख पद है भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है, और जो प्रमुख पद है जैसे राष्ट्रपति का हो गया, न्यायालय के न्यायाधीशों के जो मुख्य उच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट इसको कहते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनका वेतन भत्ते आदि के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें इसमें किन किन लोगों का व्यवस्था की गई, इसमें राष्ट्रपति की बात कही, वेतन भत्तों की बात कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ फिर क्या, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका, न्यायाधीश जो है उनका, ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके विषय में कहा गया, और सर्वोच्च के जितने भी न्यायाधीश हैं, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश हैं, इनके इनके वेतन भत्तों की चर्चा की गई है। उसके बाद क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा व लोकसभा, ठीक है, के साथ साथ जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधान सभाएं हैं या विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, इनके जो उम्मीदवार हैं या, ठीक है, चुन के जो जाते हैं, ठीक है, सांसद विधायक, ठीक है, उनके वेतन भत्तों की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्रमुख पद है, ऐसा समझिए आप, जो प्रमुख पद है, इसके साथ लेखा महापरीक्षक, ठीक है, उनकी भी वेतन भत्तों की इसमें चर्चा की गई है भारत की इसमें। तो अगर आपके ये क्वेश्चन बनता है, ये किस अनुसूची में जो भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रमुख पद हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्या कहते हैं, उनका वेतन भत्तों का वर्णन कहाँ पे है या प्रावधान किया गया है, ये अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद तीसरी अनुसूची आ जाती है अपनी, 3 नंबर की अनुसूची, ठीक है, तीसरे नंबर की अनुसूची आ जाती है अपनी तीसरी अनुसूची। अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ जो ये ऊपर जो हम बताएं आपको जितने पद हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पद है उनके, क्या कहते हैं, जो ओथ लेते हैं या शपथ लेते हैं, जब हम चुन करके या चुनाव जीत करके या राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, या क्या कहते हैं न्यायाधीश बनते हैं, तो वो राष्ट्र और क्या कहते हैं राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था को अपना सहयोग देने के लिए जो शपथ ली जाती है, वो उसका प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति अपना देता है या प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री, ठीक है, वो लोग अपना शपथ लेते हैं कि मैं फला फला, ठीक है, सच और निष्ठा के साथ अपने पद पर, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, जो होता है, ये चीजें इसमें प्रावधान की है शपथ का। ठीक है, और शपथ, इनमें शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी में, तीसरे अनुच्छेद में क्या है, शपथ कौन, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उन लोगों के, या फिर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य उम्मीदवार चुन करके जाते हैं, वो भी शपथ लेते हैं, उनका इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, किसका किसका, सांसद हो गए, ठीक है, संसद हो गए, ठीक है, सांसद, ठीक है, सांसद हो गया, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा दोनों, ठीक है, विधानसभा के विधायक जो हैं, ठीक है, वो भी शपथ लेते हैं, ठीक है, उम्मीदवार जीत के गए, ठीक है, न्यायालय, न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है, कौन कौन न्यायाधीश इसमें, उच्च न्यायालय, ठीक है, कौन कौन है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो लेते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है, मंत्रिमंडल, ठीक है,
और उसमें राज्य मंत्री जो होते हैं वो भी लेते हैं, ठीक है। जो विधायक विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य उम्मीदवार चुन करके जाते हैं वो भी शपथ लेते हैं, यानी विधायक, ठीक है। ये सब क्या कहते हैं, इसमें इसका प्रावधान किया गया, अनुसूची 3 में इसका प्रावधान किया गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शपथ सांसद, विधायक या न्यायाधीश या कैबिनेट मंत्री की जो प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुसूची में किया गया है, वो अनुसूची 3 में किया गया है। अच्छा, अब बात आती है चौथी अनुसूची की। एक एक करके है, थोड़ा आप लोग वीडियो को रोक करके एक एक करके लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इनके विषय में। अब चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची में क्या है। अच्छा, इसमें क्या है कि चौथी अनुसूची जो है अपनी, ठीक है, चौथे नंबर की, इसमें जो राज्यसभा, जैसे हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा है, तो जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में कैसे होना है उसका प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात कहता है, क्या कहता है, आवंटन का, ठीक है। इसमें किसमें किसमें, जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, तथा केंद्र शासित, ठीक है, जो केंद्र शासित, ठीक है, उनमें राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात कहता है। क्या कहता है, आवंटन की, आवंटन, ठीक है, आवंटन की बात कहता है, ठीक है। अब ये आवंटन की बात इसमें है, जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, सभा में कितनी सीट है, 250 है। कितनी है, 250। एक नया क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये तब राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। चौथे अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये इस तरह से क्वेश्चन कई बार आया है, जोड़ा मिलाने वाला या एक एक करके ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आईएएस में भी कहीं कहीं पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार हर परीक्षाओं में या छोटी मोटी परीक्षाएं एसएससी में, इन सब में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद पांचवी अनुसूची आती है अपनी, कौन सी, पांचवें नंबर की, कौन सी, पांचवें नंबर की अनुसूची आती है, ठीक है। पांचवें नंबर में क्या प्रावधान किया गया है, जैसा कि पांचवी अनुसूची में हम लोग देखेंगे, इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अब इसमें क्या है ना, जो आप जानते होंगे जो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र और उनका शासन प्रबंध के विषय में प्रावधान किया गया है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स का नाम आपने सुना होगा, जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे क्षेत्र जो क्या कहते हैं समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए थे, ठीक है, उनके विषय में, आप पिछड़े हुए हैं उनके विषय में जो प्रावधान उस समय किया गया था, ये पांचवी अनुसूची में की गई थी, ठीक है। तो उनका उन अनुसूचित जातियों, ठीक है, अनुसूचित, ठीक है, जो क्या थी, अनुसूचित क्या थी, वो जनजातियों के जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। जैसा कि आप, अनुसूचित जनजातियां कितनी है लगभग अपने यहाँ भारत में, पता है किसी को, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख के भेजना, ठीक है। ये जातियां कितनी है, ठीक है। ये अनुसूचित जाति जैसे यूपी में थारू, उत्तराखंड में थारू पाई जाती है, एमपी राजस्थान में भील, सहारिया, बैगा, ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन के विषय में जो प्रावधान किया गया है, इसमें उनका क्षेत्र, उनका प्रशासन कैसा हो, ये पांचवें अनुसूची में लिपिबद्ध किया गया है। इनका प्रशासन, अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण, नियंत्रण की बात इसमें कहा लिपिबद्ध की गई है, ठीक है, अनुसूची 5 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र एवं प्रशासन नियंत्रण की बात कहां लिखी गई है, पांचवें अनुसूची में। अच्छा,
इसके बाद इसी से संबंधित थोड़ा सा छठवीं जो अनुसूची है, ठीक है, अगर हम छठवीं अनुसूची की बात करें, ये पांचवी अनुसूची से ही जुड़ी हुई है एक तरह से, ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं को। अब ऐसा कर सकते हैं कि समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लो जो ये छठवीं अनुसूची है, आपका क्या हो गया, पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है, असम है, मेघालय, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा जो राज्य हैं, ठीक है, इन राज्यों के जनजातियों के क्षेत्र, ठीक है, जनजातियों के क्षेत्र व प्रशासन का प्रावधान है। क्या है ये? प्रावधान है, ठीक है। ये क्या है, जो मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, उन जनजातियों के क्षेत्र, ठीक है, राज्यों के जो जनजाति है उनका क्षेत्र, उनका प्रशासन, ठीक है, कैसा होगा, ये बात इस अनुसूची में लिपिबद्ध किया गया, प्रावधान किया गया है। अच्छा, सातवीं, ठीक है, जो सातवीं अनुसूची है, इसके बाद सातवीं अनुसूची जो अपने लिखी गई है, उस सातवीं अनुसूची में विधायी व्यवस्था की गई है, ठीक है। विधायी मतलब जो विधायी व्यवस्था का मतलब ये है जो एक तरह से विधि बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप जानते हैं, हम लोग कुछ केंद्र काम करती है, ठीक है, शासन करती है, कुछ राज्य अपने क्षेत्र में शासन करता है, कुछ इनसे कुछ हटके, ठीक है, विषय होता है, उनके विषय में चर्चा की जाती है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके इससे जो अलग होती है, जिसपे केंद्र ही अपना विचार रखता है या मान्य होता है, या दोनों मिलकर के काम करते हैं, वो होता है। तो इसमें विधायी व्यवस्था, विधायिका की व्यवस्था की, विधायी व्यवस्था मतलब क्या होता है, एक प्रावधान किया गया, इसमें क्या विषय होगा, कितने कौन कौन से क्षेत्र होंगे, इसको तीन भागों में, ये विधायी व्यवस्था तीन भागों में बांटी गई है। कितने? तीन भाग हैं इसके, ठीक है। एक तो है, इनको सूची कहा जाता है, कितनी सूचियां या विधायी सूची है इनकी, तो पहली है संघ सूची, ठीक है, या केंद्र सूची भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है राज्य, सॉरी, ये राज्य सूची, ठीक है, ठीक है। तीसरी समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती, ठीक है। ये सूचियां हैं। अच्छा, इनमें विषय दिए गए हैं। अब आप ये कहोगे सर, ये विधायी जो व्यवस्था की गई, इनमें तीन भाग है, तो तीन भाग में है, पहला तो संघ सूची है जो केंद्र देखता है, संघ का मतलब केंद्र है, ठीक है, इसका सर्वोपरि होता है। उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है, राज्य उसको करता है, राज्य सूची इनमें प्रबंध किया गया। उसके बाद इनसे दोनों से हट करके समवर्ती का प्रावधान किया गया है, लेकिन अंततः क्या इसमें संघ ही सारा अपना एक तरह से क्या कहता है कि उसकी बनाए हुए नियम या कानून, ठीक है, व्यवस्था संघ के द्वारा ही प्रत्यारोपित या उस पर स्थापित किया जाता है। तो इनमें विषय हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें लगभग, अगर हम संघ सूची की विषय की बात करें, लगभग इस समय 100 है। कितनी? 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं इसमें, ठीक है। इसमें है, अगर मान लीजिए इसमें लगभग 66 है, राज्य सूची में लगभग 66 है। कितने? 66 है। कितने? 66 है। 66 है इसमें। और समवर्ती में लगभग 52 के आसपास में, ठीक है, 52 के। तो यानी कि अगर संघ सूची के विषय अगर बात करें हम लोग, तो 100 है, ठीक है। इसमें विषय राज्य में 66 है, और क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में 52 है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जैसा कि संघ में 100 हो गया, राज्य में 66 हो गया, समवर्ती में 52, ठीक है। इतनी सूचियां हैं। ये सातवीं अनुसूची जो है अपनी विधायी से संबंधित है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आठवीं अनुसूची के विषय में पढ़ेंगे। क्या? आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची जैसे आपने पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। जैसा कि हम लोग आठवीं अनुसूची की इसमें है
8वीं अनुसूची, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारतीय संविधान की अनुसूची में ये 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी है, इनके विषय प्रावधान क्या है, 22 भाषाएं कौन कौन सी है इसमें, जैसे असमिया हो गया, असमी, ठीक है, असमिया हो गया, ठीक है, पंजाबी हो गई, ठीक है, कौन कौन सी, पंजाबी हो गई, उड़िया हो गया, गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, ठीक है, उर्दू का भी दे दिया गया है, ठीक है, उर्दू हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ऐसे 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है इस अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं की बात कही गई। कितनी कितनी भाषाएं हैं, 22 है, ठीक है। और इसमें असमिया, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ऐसे 22, मैथिली, ठीक है, ऐसे 22, डोगरी, ऐसे 22 भाषाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, आपसे पूछा गया भारतीय भाषाओं का प्रावधान किसमें है या किसमें प्रावधान है, 8वीं अनुसूची में। अच्छा, ये अब इसके बाद अब जो ये तो मूल हो गई अपनी, जो मूल संविधान में उस समय बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये जो 9वीं अनुसूची है, ये 9वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें जोड़ा गया, किसमें, पहला जो भारतीय संविधान संशोधन हुआ कब हुआ, 1951 में, ठीक है, क्या है, संशोधन किया गया, ठीक है, ये उसी समय जोड़ा गया, उसी 51 में जोड़ा गया ये 9वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है, ये उस समय भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार से था, ये किससे है, भूमि सुधार। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भारत में ब्रिटिश शासन था, हम जब आजाद हुए उस समय जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, उनका रूप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम था, लेकिन जमींदारी व्यवस्था, जमींदार कौन लोग होते थे, वो उस क्षेत्र के भूखंड के मालिक होते थे और उनपे उनका आधिपत्य होता था। लेकिन क्या है कि अब, लेकिन वो व्यवस्था तो तोड़ दी गई, उनका सम्मेलन कर लिया गया भारतीय स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, लेकिन क्या ना, उनमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए भूमि सुधार लाया गया। इसको जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, ठीक है, इसी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची में आपका क्वेश्चन बनेगा, ये कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ा गया। ये प्रथम संशोधन था, कितना, प्रथम संशोधन था, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन, ठीक है। और क्या है, और इसमें क्या विषय है इसका, भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब एक आता है 10वीं अनुसूची, इसके बाद कौन सी अनुसूची आती है, 10वीं आती है, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची को दल बदल, ठीक है, कानून भी के नाम से भी जाना, किस नाम से, दल बदल, ठीक है, कानून, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, दल बदल कानून क्यों कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, वो पार्टियां क्या करती हैं, जब उम्मीदवार जीत जाता उन पार्टियों से, ठीक है, दूसरी पार्टी में चला जाया करता था। लेकिन क्या हुआ, इसको दल बदल जो कानून लाया गया, ठीक है, तो उसमें क्या, ये 1985 में लाया गया, कब लाया गया, 1985 में, ठीक है, 1985 में लाया गया, और वो संशोधन था 92, ठीक है, 92वां संशोधन था, भारतीय संविधान का 92वां संशोधन था। और इसमें यह कहा गया जो सांसद है, ठीक है, या विधायक है, वो चुनाव तो किसी दूसरी पार्टी से लड़ लेते हैं और सरकार बनाने के या लाभ के में या पद के चक्कर में वो चले जाते हैं, किसमें, दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसके पहले 1985 के पहले, ये 92वें संशोधन के पहले, क्या ये लोग ऐसे जाते थे, दूसरी पार्टी की सरकार बना देते थे, ठीक है, और वो तोड़ो और शासन वाली व्यवस्था थी उनकी एक तरह से। लेकिन जब ये 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान ये देखा गया कि भाई नहीं, ये तो गलत है भाई,
कोई, भाई जैसे हम ही वोट करते हैं किसी पार्टी विशेष को या किसी की विचारधारा को मान करके, हाँ चलो हम इसको वोट करेंगे राष्ट्र के समाज के निर्माण के लिए, लेकिन वो क्या करता है, वो बदल करके दूसरी पार्टी में चला जाता था, वो सरकार दूसरी जगह बना लेते थे। लेकिन उसी को देखते हुए ये संशोधन किया, 92वां संशोधन 1985 में किया गया, और इसको दल बदल कानून गया। यदि अगर मान लीजिए कोई किसी पार्टी से चुनाव दूसरी पार्टी से जीतता है और दूसरी पार्टी में जाके सरकार बनाता है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसीलिए दल बदल कानून भी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दल बदल कानून, ठीक है, किस अनुसूची में लिपिबद्ध किया गया है? वो 10वीं अनुसूची में। अच्छा, दल बदल कानून कब लाया गया? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? वो 92वां था। ठीक है, 52nd। ये क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक करके बनेंगे ये अनुसूचियों से। उसके बाद अब 11वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत राज से है। किससे है? ये पंचायत राज से, ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था से इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये अच्छा कब आया ये पंचायत राज व्यवस्था? ठीक है, अच्छा पंचायत राज व्यवस्था कब आया? ये कौन सा संशोधन था? ये क्वेश्चन बनेगा। कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायत राज व्यवस्था आई अपनी, ठीक है, 1992 में आई। कब आई? कब जोड़ा गया ये भारतीय संविधान में? ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? 1992, सॉरी 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। ये कौन सा संशोधन था? संशोधन का नंबर भारतीय संविधान संशोधन कौन था? ये 73वां था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, ये की क्या बता गया इनका? अच्छा, इस अनुसूची में ये लिपिबद्ध किया गया, बताया गया कि पंचायत राज की व्यवस्था का अधिकार क्या होगा, इनका पंचायतों का अधिकार क्या होगा, इनका क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, इनकी जिम्मेदारी का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये 11वीं अनुसूची अगर क्वेश्चन बने या जाने आप, पंचायत राज व्यवस्था से है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। ये कौन सा संविधान था? 73वां था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और इसमें क्या क्या और प्रावधान का? पंचायत का अधिकार, क्षेत्र और जिम्मेदारियां, ठीक है, इनके विषय में इसका प्रावधान किया गया। और फिर इसके बाद 12वीं अनुसूची अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ये पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, वैसे नगरों में नगर पालिकाएं होती है, नगर पालिका। ठीक है, ये नगर पालिका वही चीज है, सेम चीज है जैसे है नगर पालिका व्यवस्था। उसका क्षेत्र क्या होगा, अधिकार क्या होंगे, ठीक है, और उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व क्या होंगे। ठीक है, ये इसमें लिपिबद्ध किया गया। अच्छा, ये जो 12वीं अनुसूची है अपनी, ठीक है, कब जोड़ी गई 12वीं अनुसूची? ये 1992 में। ठीक है, बस साथ में ही ये 73वां संशोधन था, और संशोधन ये 74वें में जोड़ा गया। कितने? 74वें में। तो नगर पालिका की अगर बात की जाए, कहाँ पे किस अनुसूची में लिपिबद्ध किया गया? ठीक है, 12वीं अनुसूची में किया गया है। और इसका क्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व इसके बाद बताया गया, जैसे ग्राम पंचायतों में व्यवस्था थी। और ये कब जोड़ा गया? तो दो क्वेश्चन आपके बनेंगे ऐसे सीधे सीधे कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। कौन सा संशोधन था? 74वां। ठीक है, 74वां संशोधन था। अब कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है तो दोनों पास पास में 1992 ग्राम पंचायत भी आई और नगर पालिका भी आई। अब उसमें 73वां 74वां में
तो थोड़ा सा एक अगर नगर पालिका है थोड़ा ऊपर की है तो वो 74वां में ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक से अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो गया। तो अब मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान में 12 जो अनुसूचियां हैं इनके विषय में हम लोग एक तरह थोड़ा थोड़ा करके जानने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन या विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उनके विषय में हम लोग चर्चा की। और मैं समझता हूँ आप लोग को ये बातें हमारी क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लेकर के भेजें, फिर हम पुनः यदि और डीप इनको बताना होगा या किस अनुसूची को अलग से पढ़ना है या उनके विषय में ज्यादा जानना है उसको आप लिपि करके भेजेंगे तो मैं नई क्लास बना दूंगा। धन्यवाद।